नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज हम खास तौर से दलहन की बात करेंगे, जानेंगे क्या है रबी दलहन की बुआई का हाल और कैसी है आयात निर्यात की स्थिति। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। रबी के दौरान दलहन के रकबे में हुआ इजाफा, पिछले साल से हुई 4 लाख हेक्टेयर पर ज्यादा बुआई। खरीफ दलहन की सरकारी खरीद जारी, अब तक 8,500 किसानों को मिला लाभ। दलहन उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर भारत, बढ़ने लगा है दालों का निर्यात। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा दालों की एमएसपी का हाल। आइए शुरुआत कर लेते हैं रकबे से। बता दें कि दलहन की खेती की ओर किसानों को प्रेरित करने के लिए सरकार ने दालों के समर्थन मूल्य में जो बढ़ोतरी की है उसका असर दिखा है। रबी दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ा है। इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए दिखा देते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। सरकार ने इस साल किसानों को दलहन के लिए प्रेरित करने के लिए सभी रबी दलहन के समर्थन मूल्य में जोरदार बढ़ोतरी की है और उसका असर दलहन की खेती पर पड़ा है। अभी तक देश में रबी दलहन की जितनी खेती हुई है उसकी तुलना अगर पिछले साल की समान अवधि में हुई खेती से की जाए तो इस साल बुआई 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ी है। इससे देश में दलहन की उपज बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो 22 जनवरी तक देश भर में कुल 165.34 लाख हेक्टेयर में रबी दलहन की खेती हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 161.31 लाख हेक्टेयर में फसल लग पाई थी। 22 जनवरी तक चने की खेती 110.98 लाख हेक्टेयर दर्ज की गई है, जो पिछले साल इस दौरान 106.52 लाख हेक्टेयर थी। मसूर की खेती 16.53 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल इस दौरान 16.10 लाख हेक्टेयर थी। 7.90 लाख हेक्टेयर में रबी उड़द की खेती दर्ज की गई है, जो पिछले साल 7.32 लाख हेक्टेयर थी। हालांकि मटर, कुल्थी, रबी मूंग तथा खेसारी की खेती में हल्की कमी आई है, जबकि अन्य रबी दलहन का रकबा बढ़ा है। दलहन की खेती बढ़ने के साथ इस साल मौसम भी फसल के अनुकूल चल रहा है और आगे भी यही स्थिति रहती है तो उपज बढ़ सकती है, जिसका लाभ किसानों को होगा। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट, जाना कि दलहन का रकबा किस प्रकार बना हुआ है। आइए इस पर और जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि अगर हम दलहनी फसलों के रकबे की बात करते हैं तो इस साल उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। लंबी अवधि में इसका जो असर है भाव पर किस प्रकार पड़ सकता है? अगर हम दलहन की बात करें तो दलहन का रकबा इस बार पिछले साल से ज़्यादा है। इस बार हम देखें जो पैदावार है दलहन की वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। साथ में अगर हम देखें तो इस बार जो क्वालिटी है, जो यील्ड है, वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो इसका असर भावों पे आने वाले समय में एक अच्छा पड़ सकता है, क्योंकि जब लंबी अवधि में भावों में जब लंबी अवधि में आवक स्टार्ट होगी नई क्रॉप की, तो भावों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। हम देख रहे हैं कि अगर हम 2020 की बात करें तो वहाँ पर भावों में एक सीमित दायरे में कारोबार रहा। तो हमें लगता है कि 2021 में भी भावों में कुछ दबाव देखने को मिल सकता है, जिससे भारत में जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर कंट्रोल हो सकता है और जो दालों के रेट है वो नीचे आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि ज़्यादा रकबा बढ़ने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में दालों की खपत बहुत ज्यादा है, हम सभी जानते हैं। क्या दालें उगाने से दूसरी आम फसलों के मुकाबले किसानों को ज्यादा कमाई हो सकती है? भारत में दालों का जो खपत है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा दालें ही हैं जो भारतवर्ष में खाई जाती है। इवन हम कुछ ऐसी दालें हैं जिसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। कहीं ना कहीं देखिए दालों का जो रकबा है वो बड़ा है और इस बार हम देखें तो इस बार जो पैदावार है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। हालांकि दालों का पैदावार बढ़ने से या फिर दालों की जो बुआई बढ़ने से दूसरी फसलों पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि दालों के दाम अच्छे मिलने स्टार्ट होते हैं तो किसान दूसरे फसलों से हटकर दालों के फसलों की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर ज़्यादा दाम मिलेंगे तो जो किसान है वो दूसरी फसलों से हटकर यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। और अगर रकबा बड़ा है तो उसका मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं जिन किसानों को जिन क्रॉप के अंदर जिन फसलों में कम रेट मिल रहे थे वो अब धीरे धीरे दालों में आते हुए दिख रहे हैं। तो इसकी वजह से हमने देखा है
है कि जो दालों का रकबा है वो बढ़ा है। अगर हम पिछले 4 या 5 सालों में देखें तो दालों में हमने काफ़ी वृद्धि देखी है भावों में, तो जिसकी वजह से किसानों ने अपनी क्रॉप को डाइवर्सिफ़ाई किया है, मीन्स दूसरी क्रॉप से हटकर वो दालों में आते हुए दिखाई दिए हैं। तो डेफ़िनेटली जो रकबा बढ़ा है उसकी वजह से और खपत बढ़ने की वजह से किसान अब डिमांड बढ़ने की वजह से दूसरी क्रॉप से इन क्रॉप में शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, ये तो आपने अच्छी जानकारी दी। आगे भी हम आपसे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ लेते हैं आगे। बता दें आपको कि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी सभी दलहन के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। बढ़े हुए समर्थन मूल्य के बाद किसान भी दलहन की खेती बढ़ा रहे हैं। इस साल दलहन की खेती में जोरदार बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं है। सरकार ने सभी दलहन का समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को दलहन की खेती के लिए प्रेरित किया है। सरकार किसानों से जब भी दलहन खरीदती है तो वो खरीद समर्थन मूल्य पर ही होती है। पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार ने सभी दलहन के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अनुसार रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन चने के समर्थन मूल्य को इस साल बढ़ाकर 5100 रुपए किया गया है, जो पिछले साल 4875 रुपए था। इसी तरह मसूर के समर्थन मूल्य को पिछले साल के 4800 रुपए से बढ़ाकर इस साल 5100 रुपए किया गया है। अरहर, उड़द और मूंग के समर्थन मूल्य में पहले ही बढ़ोतरी घोषित हो चुकी है। इन सभी दलहनों के बढ़े हुए भाव ने किसानों को दलहन की खेती के लिए प्रेरित किया है और इस साल दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले आगे चल रहा है। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जाना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दालों का बढ़ाया गया है। इसका असर किस प्रकार से हमारे किसानों की खेती पर पड़ सकता है, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। किसानों के लिए एमएसपी क्यों जरूरी है, इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, देखिए एमएसपी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एमएसपी आने की वजह से किसान को एटलीस्ट जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मिलना तय होता है। हालांकि हम देख रहे हैं कि जो क्रॉप है उसका साइज़ बड़ा है, पैदावार बड़ी है, खपत बड़ी है, तो ऐसे में जो उतार चढ़ाव है भाव में वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो कई बार क्या होता है कि जो किसान पढ़ा लिखा नहीं है या फिर जिसको प्राइस के बारे में की इम्पोर्टेंस नहीं पता है या उसको प्राइस के बारे में नहीं पता है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो आड़ती होते हैं वो कई बार जो किसानों से कम रेट में लेके महंगे रेट में बेच देते हैं। तो एमएसपी इसलिए ज़रूरी है कि किसान को पता हो कि उसकी क्रॉप का एमएसपी ये है, मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि उसको कम से कम उतनी तो वैल्यू, उतना भाव तो मिलेगा ही। तो इसलिए एमएसपी बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए कि अगर किसान को पता होगा कि उसकी क्रॉप का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी वैल्यूएशन भी कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जो क्रॉप है उसको लगा सकता है कि उसको पता रहेगा कि भाई अगर मेरी क्रॉप में इतना एमएसपी है, इस क्रॉप का इतना एमएसपी है, तो मेरे को और मेरी जो खपत लग रही है एक क्रॉप को उगाने में वो इतनी है, तो वो ईजिली अपना जो नफ़ा नुकसान है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता है। और साथ में एमएसपी होना इसलिए भी ज़रूरी है कि किसान को ये पता है कि उसकी क्रॉप का दाम इतना तो उसको मिलेगा ही। तो ये किसानों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किस फसल का कितना एमएसपी है, जिससे वो मंडियों में जाते वक्त घबराए ना और मंडियों में एमएसपी पर अपना माल बेच कर आएं। जी बिल्कुल। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि सरकारी एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से दालें खरीद लेती हैं। कई बार किसानों को खरीदारी केंद्रों से शिकायत हो जाती है। सवाल यह है कि खरीद केंद्रों पर दालें ले जाते समय किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खरीद केंद्रों पर जाते समय किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2-3 चीज़ें। एक तो जो उनका वो माल लेके जा रहे हैं उसका वज़न कितना है, और वो जिस केंद्र पे लेके जा रहे हैं वहाँ पर उनसे पर्ची लें कि उनके माल का वज़न कितना है। एमएसपी जानना बहुत ज़रूरी है कि एमएसपी कितना है और कब उनको पेमेंट होगी। पेमेंट का जो उनका हिसाब किताब है वो बहुत देखना ज़रूरी है। क्रॉप की जो क्वालिटी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं अच्छी क्वालिटी के रेट ऊपर ज़्यादा होते हैं, जो कम क्वालिटी की कमोडिटी होती है, फसल होती है, उसका रेट कम होता है। तो कई बार क्या होता है कि किसानों को ये पता होना चाहिए कि वो जो पैदा कर रहे हैं वो कौन सी क्वालिटी का है, वो कौन से क्वालिटी का है, तो जिससे कि वो अपने क्रॉप का एक अच्छा रेट वहाँ पर ले सकें। साथ में वज़न होना बहुत ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि वज़न जो लेके जा रहे हैं वो अपने वज़न का पूरा ध्यान रखें कि वो जो माल लेके जा रहे हैं उसका वज़न कितना है, और जिस केंद्र पर जा रहे हैं वहाँ पर उससे वहाँ से पर्ची लेनी बहुत ज़रूरी है।
और उसको चेक करें बराबर कि उसमें जितना वज़न है या फिर जो उसकी क्वालिटी है वही मेंशन की गई है और उसका एमएसपी कितना है, उस एमएसपी के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर अपनी डिटेल वहाँ पर सबमिट कराएँ और ये देखें कि जो उसकी पेमेंट है वो किस तरीके से होगी, वो अपनी पेमेंट की भी डिटेल पूरी चेक करें। जी बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे किसानों को जहन में रखनी चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दालों की सरकारी खरीद का हाल जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी दलहन उपज में आत्मनिर्भरता की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं क्या है सरकारी खरीद की स्थिति। ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ दालों का समर्थन मूल्य ही बढ़ा रही है, बाजार में दलहन का भाव समर्थन मूल्य से नीचे जाता है, तो सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर दलहन खरीदती भी है। पिछले रबी सीजन में करीब 21 लाख टन चना खरीदा गया है और अब खरीफ दलहन की खरीद भी लगातार की जा रही है। किसान ऐसे ही दलहन की खेती को नहीं बढ़ा रहे हैं। किसानों को भरोसा है कि उनकी पैदा की हुई दलहन का अगर बाजार में अच्छा भाव नहीं मिलता है तो सरकार उनसे समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीद कर लेगी। पिछले रबी सीजन में पैदा हुआ लगभग 21 लाख टन चना सरकार ने समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदा है और अब खरीफ दलहन की खरीद की जा रही है। केंद्रीय एजेंसी नेफेड के मुताबिक फिलहाल प्रमुख तौर पर मूंग और तुअर की खरीद की जा रही है और शुरुआत में 4 राज्यों से 12,215 टन मूंग तथा कर्नाटक और महाराष्ट्र में 1,823 टन तुअर खरीदा गया है। सरकार की इस खरीद में 8,500 से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। फिलहाल खरीद की शुरुआत है और आगे चलकर खरीद में तेजी से इजाफा होने की उम्मीद है। तो जाना अभी आपने कि सरकारी खरीद का हाल किस प्रकार बना हुआ है, और जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, खरीफ दलहन की खरीदारी जो है लगातार जारी है। खासतौर से हम बात करें मूंग और तुअर की, तो इसकी खरीद तो जोरों पर बनी हुई है। अभी आपसे जानना चाहेंगे कि खरीदारी की रफ्तार जो है वो किस प्रकार है। खरीफ दलहन की जो खरीदारी है वो अब बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि हमने देखा है कि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हमें काफ़ी सारी चने को भी इस बार सरकार की तरफ से ऐड किया गया है, जिसमें कि गरीब लोगों को चना जो है वो फ्री में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से दालों की जो खरीद है वो सरकार की तरफ से काफ़ी है। हालांकि नेफेड की तरफ से भी काफ़ी खरीदारी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं खरीफ दलहन की जो खरीदारी है वो हमेशा ज़्यादा रहती है और इस बार भी अच्छी रफ्तार है। हमें लगता है कि जो रफ्तार है इससे किसानों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो सरकार खरीदारी करती है वो एमएसपी पे करती है और किसानों को यहाँ पर एमएसपी पे इस बार अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो जो रफ्तार है वो काफ़ी अच्छी है और हमें लगता है कि जो टारगेट है उनका वो जल्दी ही उस पर पहुँचते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि सरकारी खरीद के बीच मूंग और अरहर के किसानों को किस तरह की सलाह रहेगी आपकी, वो फसल की बिकवाली कर दें या फिर अभी थोड़ा सा इंतजार सही रहेगा। देखिए, मूंग और अरहर के किसानों को सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को बेच लें, क्योंकि आने वाले समय में नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी और जैसे कि हम देख रहे हैं इस बार रकबा भी बढ़ा है और देख रहे हैं कि इस बार जो क्वालिटी है वो भी बढ़ी है, तो आने वाले समय में भाव नीचे आ सकते हैं। तो बेटर है कि किसानों के पास जो स्टॉक रखा है उसको बेच के निकल जाएं, क्योंकि आगे उनको नई क्रॉप रखने के लिए भी जगह मिलेगी और उनको जो रेट है वो भी यहाँ पर इस टाइम अच्छा मिल रहा है। तो हमें लगता है कि किसानों को अपनी मूंग और अरहर की फसल को बेचकर निकल जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई सरकारी खरीद की। बढ़ लेते हैं आगे। बता दें कि सरकार के प्रोत्साहन और किसान की मेहनत का ही असर है कि दलहन के मामले में देश अब लगभग आत्मनिर्भर बन चुका है। जरूरत के लिए थोड़े बहुत ही आयात की आवश्यकता पड़ती है। भारत को कभी दाल की जरूरत को पूरा करने के लिए विदेशों से दालें आयात करनी पड़ती थी, लेकिन सरकार ने देश के किसान को दालों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया और किसान ने प्रोत्साहन का लाभ उठाते हुए खेती बढ़ाई। इसका असर ये हुआ कि देश अब दलहन के मामले में लगभग आत्मनिर्भर बन चुका है। कभी कभार थोड़ी आयात की जरूरत पड़ती है,
अन्यथा देश में पैदा हुई दलहन से ही जरूरत पूरी हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में दलहन के उत्पादन की बात करें तो फसल वर्ष 2016-17 से दलहन का उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ है। 2016-17 के दौरान देश में कुल 231.3 लाख टन दलहन पैदा हुआ। इसके बाद 2017-18 में 254.2 लाख टन, फिर 2018-19 में 220.8 लाख टन, 2019-20 में 231.5 लाख टन का उत्पादन हुआ और अब 2020-21 में 256 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य है, जिसमें 93.1 लाख टन खरीफ सीजन में हो चुका है। देश की जरूरत को पूरा करने के लिए साल भर में 240 से 250 लाख टन दलहन की जरूरत पड़ती है। थोड़े बहुत आयात और किसानों के पैदा किए गए दलहन की बदौलत देश लगभग दालों के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। लेकिन इस बार जिस रफ्तार से दलहन की खेती हो रही है, उससे बम्पर पैदावार की उम्मीद बढ़ गई है और शायद आयात की आवश्यकता न पड़े। तो जाना आपने कि हमारा जो देश है दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, और इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, दलहन में हमारा जो देश है वो लगभग आत्मनिर्भर बन चुका है। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए किन बातों का योगदान सबसे ज्यादा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? हमारा देश दलहन के मामले में काफ़ी आत्मनिर्भर बन चुका है और हम देखें तो इस बार हम अब निर्यात भी करने लगे हैं। देखिए, इन उपलब्धियों को हासिल करने के पीछे जो योगदान है वो सबसे पहली बात है सरकारी नीतियों का, जिसमें सरकार के द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाया गया है। किसानों को उस फसल के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध, मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में बताया गया है। किसानों के लिए जो जगह जगह इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, उनको नॉलेज के बारे में, किस तरह क्रॉप लगानी चाहिए। अब ऑर्गेनिक खेती का ज़माना आ गया है, तो ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से खेती करनी चाहिए, या किस तरीके से किसानों को अपनी पर एकड़ में कितनी क्रॉप लगानी चाहिए, कि कैसे उनको ध्यान रखना चाहिए। पानी की सप्लाई, भारत में आप देखिए पानी जो है जिसको हम बोलते हैं कि जो पानी है वो फसल में कैसे जाना चाहिए, और हर तरीके की उपलब्धि जो है पानी की, बिजली की, ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे भारत के हर किसान तक, हर गांव तक, हर खेत तक पहुंच गई है। इसकी वजह से हमने देखा है कि भारत जो है अब दलहन में आत्मनिर्भर बन चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं जो कि काफ़ी अच्छी सिद्ध हुई हैं, और जो दूसरी है किसानों की जो इंटरेस्ट है समझने के लिए, उस क्रॉप को जानने के लिए, उस क्रॉप को समझने के लिए, क्रॉप उगाने के तरीके में काफ़ी चेंज आया है। पहले किसान उतना पढ़ा लिखा नहीं था, बट अब किसानों ने पढ़ना स्टार्ट किया है, नॉलेज लेना स्टार्ट किया है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, और सरकारी चैनलों के द्वारा भी काफ़ी सारी चीज़ें किसानों को बताई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से किसान जो है अब आत्मनिर्भर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जैसे हम दलहन में भी हैं, आगे हम तिलहन में भी अब आत्मनिर्भर बनते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। कई साल पहले केंद्र सरकार ने देश को दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था, और अब लगता है कि ये जो सपना है साकार रूप ले भी रहा है। आगे आने वाले समय में हम बात करें तो दालों को लेकर के सरकार की नीति किस प्रकार की रह सकती है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि सरकार की नीति अब तिलहन को लेकर है कि तिलहन में हम आत्मनिर्भर बने। हमने देखा है कि 2020 के पेंडेमिक में हमने काफ़ी कम क्वांटिटी में इंपोर्ट किया है तिलहन। तो कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सरकार अब तिलहन को लेकर है, और जो गुणवत्ता है फसल की उसको लेकर सरकार काफ़ी नीतियाँ बना रही है। इरिगेशन को लेकर काफ़ी नीतियाँ सरकार की हैं, किसानों को अवेयरनेस करने के लिए काफ़ी नीतियाँ हैं। सरकार ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है जहाँ पर किसानों को उनकी जो क्रॉप है उसका काफ़ी अच्छा रेट मिले। अभी हमने देखा है कि सरकार ने जितनी भी मंडी हैं सबको कनेक्ट किया है आपस में। सारी जो मंडियाँ हैं वो आपस में कनेक्ट हो गई हैं कि आप अपना माल कहीं पर भी कहीं बेच सकते हैं जहाँ उनको अच्छा रेट मिले। पेमेंट को लेकर काफ़ी सरकार की नीतियाँ काफ़ी अच्छी हैं, किसानों को लेकर काफ़ी अच्छी नीतियाँ हैं, क्रॉप को लेकर काफ़ी अच्छी नीतियाँ हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर काफ़ी नीतियाँ हैं सरकार की। तो हमें लगता है कि, और इस बार हम देखें तो इस बार हम सबसे ज़्यादा जो निर्यात है चावल का, हम धान का हम सबसे ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं। तो देखिए, सरकार की जो नीतियाँ हैं वो सामने आती हुई दिख रही हैं। जहाँ हम पहले कम चाइना को कभी हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, बट इस साल हम चाइना को भी धान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए सरकार की जो नीतियां हैं वो यहाँ पे रंग लाती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो कमोडिटी के भाव हैं वो अब एक पहले जहाँ काफ़ी वॉलेटाइल रहते थे अब एक स्टेबल हैं, और किसानों को अपनी क्रॉप के अच्छे दाम मिल रहे हैं। और किसान अब पढ़ा लिखा भी है, उसको दिखता भी है कि किस तरीके से उसको क्रॉप को पैदा करना चाहिए और किस तरीके से उसको अपनी क्रॉप को यूज़ करना चाहिए।
जी बिल्कुल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे दालों के निर्यात के बारे में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त दलहन के उत्पादन की, साथ ही आयात और निर्यात की। बता दें आपको कि पिछले कुछ सालों से देश में दलहन उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, जिससे देश की जरूरत तो पूरी हो ही रही है, साथ ही अब देश से दलहन का निर्यात भी काफी बढ़ने लगा है। दुनिया भर में दलहन की सबसे ज्यादा खपत भारत में होती है और भारत को अपनी जरूरत पूरा करने के लिए पहले विदेशों से आयात होने वाले दलहन पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब देश दलहन के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है और धीरे धीरे देश से दलहन के निर्यात में बढ़ोतरी भी हो रही है। 5 वर्षों के दलहन निर्यात को देखें तो किसी एक आधा साल निर्यात घटा है, अन्यथा लगातार बढ़ ही रहा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान देश से लगभग 1.37 लाख टन दलहन का निर्यात हुआ था, जो 2017-18 में बढ़कर 1.80 लाख टन तक पहुंच गया। इसके बाद 2018-19 में निर्यात बढ़कर 2.90 लाख टन तक पहुंचा। 2019-20 में कुछ कमी आई, लेकिन 2020-21 के पहले 8 महीने में जितना निर्यात हुआ है वो शानदार रहा है। इस साल देश में दलहन की खेती बढ़ रही है और मौसम अनुकूल रहा तो पैदावार बम्पर हो सकती है। ऐसी स्थिति में देश में जरूरत के लायक पर्याप्त दलहन पैदा हो सकता है और निर्यात भी बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। अभी आपने जाना रिपोर्ट के जरिए कि दलहन का निर्यात किस प्रकार बना हुआ है। निर्यात को लेकर और जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, हम दलहन के निर्यात के बारे में बात करें तो अब हमारा देश इसमें काफी सक्षम हो चुका है। किसानों को निर्यात से किस तरह का फायदा मिलता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दलहन का निर्यात करने में हम सक्षम हो चुके हैं। किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर वो अच्छी क्वालिटी का दलहन निकलता है तो डेफिनेटली वो एक्सपोर्ट होगा और किसानों को यहाँ पर आत्मनिर्भर बनेंगे। किसानों को अब अच्छी रेट मिलेगा। उनकी जनरली हम देखते हैं कि निर्यात में उनकी जो क्रॉप होती है, अगर वो अच्छी क्वालिटी होगी तो उनकी क्रॉप जो है उसका रेट अच्छा उनको मिलता हुआ दिखाई देगा और किसानों में आत्मनिर्भरता आएगी कि हाँ चलो उनका जो माल है वो विदेशों तक जा रहा है, तो एक जो पहुँच है विदेशों तक पहुँचने की वो किसानों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और किसान जो हैं और जो भारत है वो उसके लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ, भारत की दालें अब देशों में बिकती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा हमारी ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ग्रोथ के लिए, किसानों के ग्रोथ के लिए, पूरी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। तो हमें लगता है कि दलहन का जो निर्यात है वो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया के लिए। जी बिल्कुल। और साथ ही कोई और जानकारी जो आप हमारे दलहन से संबंधित जो किसान हैं उन्हें देना चाहते हो, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अर्जित कर सकें? देखिए, दलहन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि भारत के हर घर में खाया जाता है और हर घर में इसको यूज़ किया जाता है। इवन अगर हम देखें तो विश्व के सभी देशों में इसको यूज़ किया जाता है। तो दलहन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अगर हम भारत उसमें आत्मनिर्भर है तो एक बहुत बड़ी बात है, और जिससे कि हम यहाँ पर अब निर्यात भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली पूरे विश्व का बाज़ार जो है वो भारत की तरफ देख रहा है कि भारत की तरफ जो दालें हैं वो हम यहाँ से अब एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो हमें लगता है कि दलहन जो है वो एक काफ़ी पॉजिटिव कमोडिटी है और जिससे कि भारत का जो वर्चस्व है वो पूरे विश्व में फैलता हुआ नज़र आएगा।
जी बिल्कुल अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ दलहन पर इतनी अहम जानकारियां हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आपने जान लिया कि दलहन उत्पादन हमारे देश में किस स्थिति पर बना हुआ है। निर्यात काफी अच्छे स्तर पर है, जिसका आगे आने वाले समय में हमारे किसानों को यानी कि आप लोगों को काफी फायदा मिल सकता है। इसके लिए जरूरी है बेहतर तरीके से आप इसकी खेती करें और साथ ही साथ जब आप बिकवाली के लिए मंडियों में या फिर सरकारी एजेंसियों का रुख कर रहे हैं तो कुछ सावधानियां जरूर बरतें। इसके साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।